पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पावर प्ले में। और यहाँ जो जनता है, अब मुझे नहीं पता है कि ये वाला उत्साह तो नहीं है ना आपका। थोड़ा उत्साह दिखाइए, पूनम जी का स्वागत करिए जरा तालियों के साथ। पूनम जी, बहुत स्वागत आपका। और आपके सेशन को हमने खास तौर से, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं मुंबई की, महाराष्ट्र की, इसीलिए हमने नाम दिया युवा मुंबईकर की आवाज। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक युवा मुंबईकर के लिए, एक युवा महाराष्ट्रियन के लिए, क्या मराठी अस्मिता सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है? देखिए, सबसे पहले मैं सारा युवा यहाँ बैठा हुआ है और मुंबईकर है। मातृभाषा की अस्मिता हर किसी को होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं, वो हिंदी भाषिक हो, तमिल भाषिक हो, मराठी भाषिक हो। तो मुझे नहीं लगता कि मराठी अस्मिता गलत है, लेकिन मराठी अस्मिता पे राजनीति करना और सिर्फ खुद के ही रूप से राजनीतिक पारिवारिक पार्टी चलाना और जनता का लोकतंत्र में काम नहीं करना, ये मराठी अस्मिता गलत है, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, मराठी, मैंने जो सवाल पूछा वो आपने शायद डक कर दिया। क्या मराठी अस्मिता एक युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बीएमसी चुनाव में? सबसे बड़ा नहीं है, फिर से मैं कहती हूँ, मातृभाषा का सम्मान, जहां पे हम रहते हैं उसका सम्मान मुझे लगता है यहाँ का युवा करता ही रहता है। और यहाँ पे बैठा हुआ युवा ये नहीं कहेगा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, कहेगा मैं महाराष्ट्र में हूँ, मराठी ये करूं। तो मराठी अस्मिता मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा राजनीतिक करना ये कहां तक उचित है, ये तो आप जानती है कि किस रूप से। मैं इसलिए कह रही थी, परिवार सिर्फ वो राजनीतिक मुद्दा कर रहे हैं, मराठी अस्मिता होनी चाहिए लेकिन उसकी राजनीति नहीं। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और आप लोग उस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्या ये कहना चाह रही हैं? नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि मराठी अस्मिता ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए, वो रोजमर्रा का मुद्दा होना चाहिए। हाँ, जो भूमिपुत्र है, मराठी है, जो मुंबई जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, यहाँ पे रहने वाला मुंबईकर है, और अभी कोई मुंबईकर दूसरी तीसरी पीढ़ी वाला है यहाँ पे रहने वाला, वो भी उतना ही मराठी है जितना मराठी मानुस है। तो मुझे लगता है किसी को यहाँ पे दिक्कत तो होगी नहीं कि वो मराठी मानुस नहीं है बोलने के लिए। तो राजनीति कोई और कर रहा है। हम चाहते हैं कि मुंबई के लोगों का विकास, और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो आने वाली महानगर निगम के चुनाव है, 29 में से 9 तो हमारी है, जो सिर्फ मुंबई और आजू बाजू के इलाके का विकास तो करेगी, लेकिन उससे महाराष्ट्र और देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए और ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, क्योंकि आप एक युवा नेत्री हैं, इसलिए सवाल ज्यादा लाजमी है, क्योंकि म्यूनिसिपल पोल्स हैं, यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए बिजली, पानी, सड़क, मुंबई का ट्रैफिक, लेकिन मुद्दा आपको लगता है कि मराठी, गैर मराठी, हिंदू मेयर, मुस्लिम मेयर, ये बन गया है? मैं मानती हूँ ये मुद्दा ऑपोजिशन ने बिल्कुल बनाया है। आपने नहीं बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में मुख्यमंत्री बने पहली बार, हमारा फोकस ही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, एमएमआर, फिर महाराष्ट्र में क्या काम करना है। मैं खुद उनके साथ 5 साल उस रूप से काम कर चुकी हूँ। एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन विकास, कि हम डेवलपमेंट कैसे करें, आने वाली जिस रूप से संख्या बढ़ती जा रही है मुंबई की और मुंबई के आजू बाजू के इलाके की, और हमारे लिए वही मुद्दा है। सड़क ठीक होनी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, पानी घर तक पहुंचना चाहिए, वो साफ पानी होना चाहिए। मुंबई वर्ल्ड क्लास सिटी तभी बनेगी कि ये छोटी छोटी बातों में हमें पूरी तरह मैंडेट मिले और हम पूरा काम कर सके। तो हमारे लिए मुद्दा विकास ही है। हम यहाँ वहां बरगला के यहाँ वहां भटकना नहीं चाहते। 100% हिंदू मराठी मेयर बनेगा, वो भी तो कह रहे हैं, वो भी तो वही पिचिंग कर रहे हैं। हम पिच विकास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भूमिपुत्र मराठी हिंदू मुंबई का मेयर बनेगा या बनेगी, लेकिन उसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि उस मेयर, उस महापौर के साथ हम मुंबई का विकास करना चाहते हैं। विकास का तो मुद्दा ही नहीं निकलता। ये सिर्फ 2-4 मुद्दे करके यहाँ वहां से बरगला के, मैं वही कह रही हूँ, डाइवर्ट कर रहे हैं विषय को। इतने साल से आपने क्या किया है, सवालिया निशान का जवाब देते हुए फिर वो अस्मिता, हिंदू मुस्लिम, ये वो, यही करते जाते हैं। तो दुख की बात यह है कि मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, ये अस्तित्व की लड़ाई मराठी अस्मिता की है या खुद के परिवार की है, उस सवाल को पहले जवाब दे। अच्छा, आप कह रही हैं कि विकास मुद्दा है, 15 तारीख को वोट डाले जाएंगे, और अभी तक एक जो रोड मैप होता है बीजेपी ने वो नहीं दिया है। एक मैनिफेस्टो, अगर मैं कहूं कि लोगों के सामने आप एक संकल्प पत्र रखें कि हम ये करेंगे, वो अभी तक आप लोगों ने रखा नहीं। वो अभी आधे घंटे में रिलीज हो रहा है। आपको लग नहीं रहा लेट हो गया थोड़ा? नहीं, मैनिफेस्टो लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, विकास मुंबई का आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से मेट्रो, कोस्टल रोड,
मुंबई के लिए इंटीग्रेटेड, देखिए मुंबई की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कम्युनिकेशन। क्योंकि मुंबई बहुत लंबी बढ़ती जा रही है, रास्ते छोटे हैं, तो हम उसको किस रूप से उसको कम्युनिकेशन में बढ़ाए कि एक टिकट पे आप बस, ऑटो, मेट्रो, ट्रेन का सारा सफर करें। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन और क्वालिटी कंट्रोल। तो इस रूप को हम साथ में देखते जा रहे हैं और ये काम करते जा रहे हैं। आप देखिए, आप मुंबई में आई हैं, आपने देखा होगा कि मुंबई का विकास हो रहा है। जिस रूप से मेट्रो लाइन आप यहाँ पे हैं जो बढ़ रही है, आगे जाके कुर्ला जा रही है, कुर्ला से चेंबूर जा रही है, तो ये सारा काम 2.5 साल रुक गया था, फिर से हमने शुरू कर दिया। तो इसका मतलब आप समझिए 2019 से 2022 तक मेट्रो, बुलेट ट्रेन, ये सारे काम रुके क्यों थे? जब आप मुंबई के विकास के बारे में बात करते तो हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी लेती है। लेकिन वही तो मुख्यमंत्री थे। हाँ। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये विकास के मुद्दे क्यों रुकाए? फिर से मराठी अस्मिता याद है? क्योंकि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। तो आप मुंबई में रहने वाले युवा यहाँ पे बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं? मैं कॉलेज समय पे बैठूं, मेरा सपना, मेरा खुद का सपना मेरे देश के साथ सपना जुड़े, माई जॉब, माई सिक्योरिटी, माई रोड्स, माई सिटी, माई क्लीनलीनेस, इस पे ध्यान दें। और आने वाले समय में जब ये विश्व में घूमते हैं वैसा ही मेरा शहर हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। जब हम चौथी आर्थिक महासत्ता बने हैं भारत, तो अपेक्षा भी शहरों से वही होगी। और हम काम कर रहे हैं। जब जब सरकार आई है, 2.5 साल का बीच का जो रफ पैच था महाराष्ट्र के लिए, उसके बाद वो हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कह रही हूं कि विकास का तो मुद्दा और रोड मैप रोज दिख रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस आपके सामने दिखा रहे कि मैं रोज क्या कर रहा हूं। सीएम वॉर रूम अपना रोड मैप पूरे आपके सामने दिखाते हैं हम क्या काम करें। सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और बाकी जो महाराष्ट्र के शहर वो भी है, उन शहरों का विकास कैसे हो। हम थोड़ी कह रहे हैं इस और उस बरगलाने पे कि मेरे परिवार में मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार की राजनीति कैसी होगी, वो कैसे जाएगा। इट इज ऑल अबाउट रोड मैप फॉर महाराष्ट्र। इससे आगे हम न राजनीति न दाएं मोड़ना चाहते न बाएं। तो आपको लग रहा है कि जो ये जो रीयूनाइट हुए हैं दोनों भाई, ये दोनों ही अपने बच्चों के लिए रीयूनाइट हुए? देखिए, ये जो उनकी अलायंस है वो अलायंस ऑफ कन्वीनियंस एंड सर्वाइवल है। ये मुझे लगता है युवा भी जानता है, क्योंकि 20 साल एक दूसरे का, देखिए भाई एक साथ आए बहुत अच्छी बात है, परिवार में सबने अपने साथ रहना चाहिए, यही भारत की संस्कृति है। पर जब आप साथ राजनीतिक रूप से खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए, या खुद की राजनीतिक रूप से हमारा आगे वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये समझ के जब आप सोचते हैं, जनता इतनी तो नादान तो है नहीं, इसलिए जनता ने हमें महाराष्ट्र में प्यार दिया। जनता सब समझती है कि जिस रूप से ये अलायंस साथ में आई है, कहीं ना कहीं जाके अंधकार दिख रहा था, इसलिए एक दूसरे का हाथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अजीत दादा भी इसीलिए अपने चाचा के साथ जा रहे हैं, वो भी तो अलायंस कर रहे हैं वहां। देखिए, अजीत दादा अलायंस उनके साथ नहीं, पुणे में अपना काम कर रहे हैं और उनकी अलायंस उनके परिवार के साथ है, तो वो अपना अलायंस कर रहे हैं। उसमें उदाहरण भी दूंगी कैसे होता है। कभी कभी जब नगर वो निगम अलायंस कर रहे हैं तो ठीक है, ये अलायंस कर रहे हैं तो ये सत्ता के लिए। मैं थोड़ी गलत कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ भाई साथ में आए, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई साथ में, कल मैं अपने भाई के साथ रहूंगी, वो अपने भाई के साथ रहेंगे, गलत कुछ नहीं है। आप राजनीतिक उसका परिप्रेक्ष्य बता रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और वो पुणे में भी अजीत दादा का परिप्रेक्ष्य राजनीतिक होगा। लेकिन कभी कभी जब हमारी अलायंस के बारे में कहा जाता है, मुझे प्रमोद जी का एक पुराना वाक्य याद है। ऐसे ही 1995 के बाद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तभी छत्रपति संभाजी नगर में अलायंस हमारी थी नहीं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में पार्टी बड़ी होती है तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम भी लड़े, हम भी वहां पे काम करें। तो उन्होंने वही कहा था कि विचारधारा कुछ भी हो, जब रणजी की मैच होती है तो सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं और सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन भारत का विचार हो तो सब साथ में मिलकर खेलते हैं। तो हमारी अलायंस वैसी है। थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारा विचार, विकास जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है वो हमारी तरह ढल जाता है और विकास का ही विचार करता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है। अच्छा पूनम जी, मुझे बताइए, मैं दिल्ली से आई हूँ, लेकिन क्या मैं कहूँ मुंबई मेरी है या मैं नहीं कह सकती? आप मुंबई आती, आपको वड़ा पाव भी बहुत पसंद होगा। ये दिल्ली वालों की खासियत है। मैं भी दिल्ली आधा रह चुकी हूँ। दिल्ली तो मेरी दूसरा शहर मेरा दिल्ली है, बचपन से वही रहे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुंबई पर हर भारतीय का अधिकार है? पूरे देश में हर भारतीय का अधिकार है भैया। I mean, आप इसको राजनीतिक रूप से ना लेते हुए, भारत में कोई
कहीं धारा 370 लगी है क्या कहीं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि जब आपके एक नेता अन्नमलई आके यहाँ पर कहते हैं कि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, मुंबई इज एन इंटरनेशनल सिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुंबई की एक पिचिंग की, उन्होंने मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया और उस पर यहाँ इतनी राजनीति हो गई। आपको लगता है इससे युवा कनेक्ट कर रहा है मुंबई का? देखिए, अन्नामलाई जी जो कहना चाहते थे उसका अर्थ का अनर्थ करना अभी राजनीति में टीआरपी टाइम के लिए शिवसेना और एमएनएस को नहीं, आपके नेता भी कर रहे हैं। हमने कहाँ किया है? बीजेपी के नेता एकनाथ नहीं, शिंदे नहीं, जी की पार्टी इतनी नाराज है कि ऐसे आपने कैसे कह दिया ये मुंबई अस्मिता के खिलाफ नहीं, है। नहीं, वो समझ नहीं पाए मुझे लगता है, और हमको समझा देंगे। फिर से एक बार कहती हूँ, कहीं जहां पे अलायंस में थोड़ा समझ नहीं आ रहा होता तो हम उनको अच्छी तरह समझाएंगे। मुंबई एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और उस वर्ल्ड क्लास सिटी में लोग काम करते हैं, आते हैं, उसका मतलब मराठी अस्मिता दूर रखना। मुझे यहाँ पे हिंदी भाषिक कोई मुंबई में रह रहा है, गुजराती भाषिक कोई मुंबई में रह रहा है, या तमिल भाषिक कोई मुंबई में रह रहा है, वो कह रहा है मराठी नहीं बोलूंगा, मैं मराठी नहीं कर रहा, ये सब कैमरा के लिए यूबीटी और एमएनएस के लोग ही दो चार लोग को चढ़ाते हैं। और जिसको नहीं आती वो थप्पड़ खाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मराठी सीखना गलत। देखिए, मेरी शादी हुई है आंध्र प्रदेश में और मैं थोड़ा बहुत तेलुगु बोल पाती हूँ, बस यहाँ नहीं बोलूंगी, नहीं तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि भारत की भाषाएं हम सब जाने। ये गलत है कि भारत की भाषाएं हम नहीं जाने, लेकिन जो थप्पड़ मारता है तो संविधान के खिलाफ ही थप्पड़ मार रहा है। हमें संविधान ने ये सिखाया है कि जहां हम रहें भारत में हम फ्री है। देखिए, मैं मराठी भाषिक हूँ, मेरी शिक्षा मराठी में हूँ, मेरे पिताजी कहते थे। मेरी हिंदी भी ठीक ठाक है, कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। मेरी अंग्रेजी ठीक है, मैं सोचती मराठी में हूँ। तो मराठी मानुस वर्ल्ड क्लास फोरम पे एक मराठी आदमी सांसद करके किस रूप से काम कर रहा है, उसको देखना है, या सिर्फ अपने फिर से पारिवारिक पार्टी की समस्या जो फंसी हुई है महाराष्ट्र के चुनाव से, उसको देखना है? इस पे ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए, और थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती है चुनाव में। नहीं, राजनीति तो तब भी होती है ना जब आपके नेता भी ये तो कहते हैं कि नहीं थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि मराठी तो आनी चाहिए अगर मुंबई में रह रहे हैं। नहीं, कुछ गलत है क्या मराठी थोड़ा बहुत सीखना? कुछ गलत है क्या? आप मुझे बताएं। कोई पंजाब में रह रहा है, थोड़ी बहुत पंजाबी सीख लेता है, कोई हैदराबाद में रह रहा है तो थोड़ी बहुत तेलुगु सीख लेता है, कोई तमिलनाडु में जा रहा है, तमिल मलयालम सीखना नहीं चाहिए क्या? हमारी इतनी मतलब हमारी भाषा इतनी जबरदस्त है भारत में। हम स्पेनिश सीखते हैं, हम स्कूल में फ्रेंच लेते हैं, जर्मन लेते हैं, आजकल मैंडरिन भी सीखते हैं। तो हमारी भाषाएं सीखना कुछ गलत, इसका मतलब आपने को उसमें वेदों का अभ्यास करना चाहिए, साहित्य का अभ्यास करनी। चलाऊ भाषा तो हर किसी ने वो सम्मान देना चाहिए। मैं भी हैदराबाद में थोड़ा बहुत तेलुगु बोल लेती हूँ। इसका मतलब थप्पड़ मारना, संविधान के खिलाफ, ये सब ये एमएनएस और यूबीटी की स्टाइल होगी। मैं भी उतनी मराठी हूँ, उतनी मराठी भाषाओं में अपना भाषण करती हूँ, मुझे कोई नहीं कहता, और उतना ही हिंदी में संसद में भाषण कर चुकी है। तो ये कहते नहीं कि तू मराठी है तो हिंदी में क्यों बोल रही है। आखिरकार कैप्टिव ऑडियंस लार्ज होता है। तो आप जब ये कहती हैं कि अन्नमलई ने सही कहा कि ये इंटरनेशनल सिटी है, ये इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल प्लेस है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर मेयर होगा तो वो मराठी ही होना चाहिए। देखिए, अन्नमलई ने सही कहा की जगह पे मैं कहूंगी उनका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। अच्छा, मैं नहीं कहा है? नहीं, ही सेड इंटरनेशनल। मुंबई इंटरनेशनल सिटी नहीं है क्या? हम उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना नहीं चाहते। तो आप सही कहने से क्यों पीछे जा रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ सही कहा ना अन्नमलई ने जो कहा। सो इंटरनेशनल मिस इंटरप्रिटेशन के बारे में कह रही हूँ कि कोई और कर रहा हो तो मैं उनको समझाना चाहती हूँ। दूसरी बात, आप जब मुंबई के बारे में बात करते हैं, देखिए मुंबई में मराठी भाषिक होना चाहिए कि नहीं मेयर? बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें गलत क्या है? भूमिपुत्र मराठी है, वो मराठी महाराष्ट्र में रहता है, तो ये राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ये मुद्दा हर किसी के लिए क्लियर है, लेकिन सामने वाले उसको राजनीतिक मुद्दा बना के कोई रोड मैप प्लान, हमने पिछले इतने साल क्या किया, हम क्या करना चाहते हैं, इसकी जगह पे मराठी माणूस, अरे मी मराठी माणूस नहीं है का? आम्ही पण मराठी माणूस आणू, तो उसमें बात कौन सी बड़ी है? बस मैं फिर से कह रही हूं, अंधकार इतना हो गया है कि अंधकार में अकेले नहीं जा पाते, तो एक दूसरे को लेके जा रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई प्रकाश तो है नहीं। तो प्रकाश वही है जहां पे विकास है, और उसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रूप से हम महायुति का विकास करना चाहते हैं। महिलाएं देखकर आपको बड़ी खुश हैं, तालियां भी बजा रही हैं। थैंक यू। तो पॉपुलैरिटी आपकी दिखाती है। मुझे ये बताइए पूनम जी, आपके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट भी पार्टी के लिए थे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने दम पर कभी बीएमसी जीत पाएगी? देखिए, कभी कभी राजनीतिक गणित
हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र से हर चीज की शुरुआत हुई है। मेरे पिताजी मराठी थे, मराठवाड़ा से थे, जो दूर दराज का इलाका है महाराष्ट्र का, लेकिन हर वक्त राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमने पार्टी को देखा है और हर प्रदेश की भाषाओं को उसका सम्मान करने के लिए हमें सिखाया गया है। मुंबई चाहती है, लेकिन अभी हम अलायंस में हैं और हम इसको मराठी में युति धर्म कहते हैं कि अलायंस एक धर्म होता है, उसको लेके हम साथ में चलना चाहते हैं और साथ में काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक हाथ से सत्ता हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गणित ठीक रहे, साथ में मिलके काम करें। लेकिन ड्राइविंग इंजन में ड्राइवर भी भाजपा का ही होगा, साथ में को पायलट शिवसेना का होगा, लेकिन ये उड़ान तो हम मुंबई के लिए अच्छी ही भरेंगे, ये मुझे लगता है। मतलब आप कह रही हैं कि मेयर जो होगा वो बीजेपी का ही होगा? अभी आंकड़ों के हिसाब से तो आंकड़े भाजपा ज्यादा लड़ रही है, तो गणित भी वही दिख रहा है और मैं अपेक्षा करती हूँ कि मेयर भाजपा का ही होगा उस रूप से और डेप्यूटी मेयर शिवसेना का होगा। नहीं, आप उम्मीद कर रही हैं या आप कह रही हैं कि बीजेपी का ही होगा? मैं निर्णायक स्थिति में यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकती, क्योंकि हाँ। ये मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो कहूंगी। लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप से कहती हूँ कि मुंबई में भाजपा का मेयर और शिवसेना का डिप्टी मेयर हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसमें हम काम करेंगे। तो अगर ये बीएमसी चुनाव आपकी अलायंस जीतती है तो आप इसका क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को देंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में क्रेडिट पहले हम कार्यकर्ताओं से शुरू करते हैं और सबसे पहले क्रेडिट हम जनता को देते हैं कि जनता ने समझदारी में हमको प्यार दिया, जो मेरा विश्वास है आप देंगे। दूसरी जरूरी बात, जिसने काम किया है बूथ लेवल से लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, फिर महायुति का कार्यकर्ता और फिर उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है, जो रोड मैप रखा है, जिस रूप से मुंबई महाराष्ट्र आगे बढ़ रही है और जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रही है, तो बिल्कुल, और जो लीड कर रहे हैं वो ये चुनाव बहुत अच्छे रूप से, उम्दा रूप से लीड कर रहे हैं, तो हम उनको भी धन्यवाद करेंगे और शिंदे साहब को, क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर है, वो एक लीडर है। तो ये सारा साथ में मिलके काम करने का हमारा अलायंस है और वो जीतने की कगार पे ये भी दिख रहा है। अच्छा पूनम जी, क्योंकि आप प्रमोद जी की बेटी हैं, आपने राजनीति बहुत छोटी उम्र से देखी, मैं आपसे एक सवाल आज पूछ रही हूँ, उसका बीएमसी से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा अभी तक कौन रहा है? देखिए, ये सवाल बहुत ही, मतलब मैं फिर सालों से मैं उसका बहुत लंबा विवरण मुझे देना पड़ेगा। मैंने वो सालों से ही पूछा है कि इतने दशकों में आपको क्या लगता है, हु इज द टॉलेस्ट लीडर दैट बीजेपी हैज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र? देखिए, महाराष्ट्र में संगठनात्मक रूप से मुझे तो नाम पहले तो वसंतराव भागवत जी का याद आता है, जिन्होंने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नए युवा लीडर, उसमें प्रमोद जी थे, गोपीनाथ मुंडे जी थे, गडकरी जी थे, ऐसे अनगिनत लीडर महाराष्ट्र में फिर तो आप सबके ही नाम गिना देंगी। लेकिन वो लीडर बने ना। देखिए, एक लीडर राष्ट्रीय रूप से प्रमोद जी पहुंचे, गोपीनाथ मुंडे जी सबसे उम्दा गृह मंत्री, मतलब हिस्टोरिकल काम किया। मुंबई ऐसे डर के माहौल में रहती थी 1992 तक और 1995 तक। उसके बाद आपने देखा मुंबई में कभी ऐसे अंडरवर्ल्ड माफिया ये नाम निकला ही नहीं उनकी वजह से। बाला साहब ठाकरे, मतलब अभी वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, लेकिन हमारे लिए सदैव हमारे बहुत जरूरी है, उन्होंने महाराष्ट्र की एक दिशा दिखाई है। तो मैं प्रमोद जी से लेके, मुंडे जी से लेके, और कांग्रेस में एक दो अच्छे उम्दा नेता है। महाराष्ट्र की राजनीति भाजपा के रूप से देखूं तो अच्छा नहीं लगेगा मैं अपने पिताजी का नाम लूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे नेतृत्व है। लेकिन महाराष्ट्र की एक भूमि है जो संस्कृति के रूप से आगे बढ़ती है। मुझे लगता है महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन है, मराठी मानुस हर किसी को अपना समझ के उसको संभाल लेता है। तो ये महाराष्ट्र की खासियत है पूरे देश में कि हम नेता अच्छा चुनते हैं और भारत में उनका बहुत अच्छा सम्मान होता है। और आज युवाओं में देखूं तो देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने महाराष्ट्र की बागडोर बहुत अच्छे रूप से संभाली है। ठीक है, तो आपने काफी सारे नाम ले दिए। मैं चाह रही थी एक नाम आप उस पर मोहर लगा पाए, लेकिन शायद एक कार्यकर्ता के रूप में वो आपके लिए मुश्किल भी होगा। पर पूनम जी, क्योंकि युवा वोटर हैं और बीएमसी का चुनाव है, आप एक युवा नेत्री हैं, आप कोई अपने वोटर से कुछ कहना चाहेंगी कि बीएमसी में क्यों बीजेपी का आना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे मेरे बहुत सारे युवा और जेनजी वोटर बैठे हुए हैं, उनकी अपेक्षाएं हमसे बहुत ज्यादा है और जो आदमी ज्यादा काम करता है उससे ही अपेक्षा रखी जाती है। तो आई डू नॉट फाइंड दिस वेरी डिफिकल्ट। हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और हर कोई युवा आजकल 2014 से मैंने एक पैटर्न देखा है कि वो अपने वोट को बहुत उम्दा समझता है और वो जानता है कि मेरा एक वोट बहुत जरूरी है। और वोटिंग के प्रति अभी उदासीनता नहीं रही है, वोटिंग के प्रति एक बहुत अच्छा उम्दा माहौल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुंबई शहर थोड़ा वीकेंड आ जाता है तो
भटक जाता है, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं मुंबई कर। बट मैं आज मुंबई के लोगों को कहना चाहती हूँ, ये चुनाव जो है, दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चुनाव मुंबई की फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी चुनाव है। इस चुनाव में आपका हर एक वोट, आपका मत आने वाले समय में मुंबई की पूरे विश्व में जो हम उम्दा रूप से मुंबई को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल है जो महाराष्ट्र को और भारत को आगे बढ़ा रही है, उस सबको आप ही ताकत देने वाले हैं। एंड योर फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। बट एक दिन आप वोट दीजिए, अगले 5 साल हमारा विश्वास रखिए, हम आपके लिए फिर से विकास और अच्छे रूप से काम करेंगे। जस्ट कम आउट एंड वोट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थैंक यू। टू द पावर ऑफ मुंबई पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, हमसे बात करने के लिए और एनडीटीवी पावर प्ले का हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद।